गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा सारस्वत अपने इस वीडियो के अंतर्गत आज संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागम लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने संस्कृत शिक्षण की प्राचीन एवं नवीन शिक्षण विधियों के विषय में चर्चा की थी। उपागम शब्द से तात्पर्य है कहीं पहुँचना या घटित होना। संस्कृत शिक्षण की ऐसी नवीन प्रणाली जिसके अंतर्गत शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों सक्रिय हों एवं उनके मध्य शाब्दिक एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया हो, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें एवं छात्र छात्राओं में व्यवहारगत परिवर्तन देखा जाए। तो देखिए, यहाँ कहीं पहुँचना से तात्पर्य है शिक्षक अपने शिक्षण से पूर्व जो निर्धारित उद्देश्य लेकर आता है उन्हें प्राप्त करना, और घटित होना अर्थात छात्र छात्राओं के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाए। किसी व्यवहारगत परिवर्तन को यहाँ घटित होना से लिया गया है। तो शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तक पहुँचता है, और कैसे पहुँचता है, किस अपेक्षा से पहुँचता है, छात्राओं की व्यवहारगत परिवर्तन जब घटित होता है तो वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं एन अप्रोच यानी उपागम शब्द के लिए अप्रोच शब्द का यूज किया गया है। एन अप्रोच गिव्स राइज टू मेथड्स द वे ऑफ टीचिंग समथिंग which use classroom activities or techniques to help learners learn। अर्थात जो अधिक विद्यार्थी हैं उनके अधिगम में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और जो तकनीकियाँ यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, या जो शिक्षण विधियाँ यूज़ करते हैं, उनका मार्ग कौन प्रशस्त करता है? उपागम। इसके अंतर्गत प्रथम उपागम है सूक्ष्म शिक्षण उपागम। इसे माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। कम समय में कम छात्रों की कक्षा में किसी एक कौशल के विकास के लिए किया जाने वाला शिक्षण, जिसमें शिक्षण के तुरंत बाद पृष्ठपोषण या फीडबैक प्रदान प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से शिक्षक अपने पाठ को संशोधित कर पुनः शिक्षण कार्य करता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वह कौशल जिसका शिक्षक शिक्षण कर रहा था पूर्ण विकसित न हो जाए। अर्थात माइक्रो टीचिंग से तात्पर्य है हम किसी एक पर्टिकुलर स्किल, एक पर्टिकुलर कौशल को लेकर कम छात्रों की छोटी संख्या में जब हम उनको शिक्षण का एक अभ्यास करवाते हैं, तो इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षण करेगा, उसको फीडबैक प्राप्त होगा, वो पुनः अपनी पाठ्य योजना बनाएगा, पुनः शिक्षण करेगा और पुनः उसको फीडबैक प्राप्त होगा। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक हम उस कौशल की प्राप्ति नहीं कर लेते। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। भारत में 1970 में बड़ौदा विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ। अब देखिए, इसके एक पर्टिकुलर टाइम होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि। शिक्षण होता है इसमें 6 मिनट का, फीडबैक 6 मिनट, पुनर्योजना या फीडबैक के बाद संशोधन करने का एक अवसर प्राप्त होता है, तो पुनः योजना बनाई जाती है, उसके लिए 12 मिनट, पुनर्शिक्षण के लिए 6 मिनट, और पुनर्फीडबैक के लिए या पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट। इस प्रकार इसकी कुल अवधि हो गई 36 मिनट की। आगे देखते हैं। आगे है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। एक इसकी साइकिल है। सबसे पहले पाठ्य योजना बनाई जाएगी, फिर उसका शिक्षण किया जाएगा, प्रतिपुष्टि या परिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त होगा, उसके आधार पर पुनः पाठ्य योजना बनाई जाएगी, पुनः शिक्षण होगा, पुनः परिपुष्टि प्राप्त होगी, और तो ये चक्र हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक हम उस पर्टिकुलर एक जो हमने कौशल जिसे रखकर हमने शिक्षण किया है, तब जब तक उसकी हम प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक ये चक्र हमारा चलता रहता है। दूसरा है आगमन उपागम। आगमन विधि से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्र जो हमने पढ़े हैं,
जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके भी कुछ स्टेप हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर उसको जब हम स्पष्ट करते हुए एक नियम तक पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं आगमन विधि। जैसे सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर उनका विश्लेषण किया जाएगा, फिर उनका एक सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, हाँ कि हाँ इन परिस्थितियों में ये नियम लागू होता है, और फिर उस सामान्यीकरण का परीक्षण किया जाएगा क्या यह विभिन्न परिस्थितियों में यह सही है अथवा नहीं। संस्कृत शिक्षण में यदि देखा जाए तो मुख्यतः व्याकरण शिक्षण में यह विधि उपयोगी है। और जैसे व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत हम संधि पढ़ा रहे हैं या इस तरीके से समास पढ़ा रहे हैं तो उनका एक हमने शब्द ले लिया, एक उदाहरण ले लिया, फिर उसको जब हम विघटित करते हुए, संधि विच्छेद करते हुए जब हम एक नियम पर पहुंचते हैं कि हाँ दीर्घ संधि का नियम ये कहता है, यण संधि का नियम ये कहता है, इसी प्रकार उच्चारण में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं आगमन उपागम का। नेक्स्ट है समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं इसे। समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित है, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। उसके समक्ष कोई ना कोई समस्या रखी जाती है, उस समस्या का जब वो समाधान प्रस्तुत करता है तो उसकी मानसिक जो क्रिया है और जो उसकी तर्क करने की क्षमता है उसका विकास होता है। इस विधि के जनक सुकरात हैं। अब समस्या समाधान विधि के चरण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है समस्या के प्रति चेतना या जागरूकता रखना, या अर्थात हमारे आसपास घटित होने वाली जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनके प्रति हम सचेत रहें, और समस्या अपने आप में ऐसी होनी चाहिए कि जिसका समाधान हमारे पास अभी तक प्राप्त नहीं है। उस समस्या के प्रति हम चेतना रखें और जागरूक रहें। फिर उस समस्या को समझना, सेकंड है समस्या को समझना, यानी उसके कारण को समझना, क्यों आई समस्या, कहाँ से किससे संबंधित है, कहाँ इसका हल ढूंढा जा सकता है इत्यादि। संबंधित सूचना व आंकड़े एकत्रित करना, संबंधित सूचना यानी समस्या से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस हैं और जो आंकड़े हैं हमारे पास उनको एकत्रित करना। ये लिखित या मौखिक रूप में क्वेश्चनियर है, प्रश्नावली है या ऑब्जर्वेशन है, इनके द्वारा इनके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट है परिकल्पना संभव समाधानों का निर्माण करना। परिकल्पना के लिए हाइपोथेसिस शब्द का यूज हम करते हैं, अर्थात ऐसे समस्या के समाधानों को ढूंढना। कई ऑप्शंस इसमें हम रखते हैं कि हो सकता है इस समस्या का समाधान ये हो सकता है इसका निष्कर्ष ये निकले, तो इस प्रकार हाइपोथेसिस बनाना समाधान के लिए। नेक्स्ट निष्कर्ष या समाधान की पुष्टि करना, यानी जो हमने ऊपर परिकल्पनाएं बनाई थी, संभव समाधान ढूंढे थे, उनमें से एक या दो निष्कर्ष या दो समाधान या एक समाधान जो हमने प्राप्त किया उसको पुष्ट करना, उसको हम तर्क सहित समस्या के हल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर शब्द निर्माण, शब्द व्युत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि, धातु रूप कौन सा है इत्यादि, एवं प्रयोग इत्यादि, तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य एवं पद्य व्याकरण में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रयोजन कार्य, प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि के प्रवर्तक जॉन ड्यूवी के शिष्य किलपैट्रिक माने जाते हैं। जब छात्र शैक्षणिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थिति में खोजने का प्रयास करता है और उस ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का समाधान करता है, तब उसे प्रयोजना विधि कहते हैं। इस विधि का उद्देश्य शिक्षार्थी द्वारा सीखे हुए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना होता है, अर्थात ऐसी शैक्षणिक समस्याओं का हल ढूंढना जाता है जिनका हल ढूंढने के लिए जो छात्र है वो स्वाभाविक परिस्थितियों में ही उसके हल को ढूंढने का प्रयास करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जब स्वाभाविक परिस्थितियों में उस हल को ढूंढने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन से उन समस्याओं को कोरिलेट कर पाता है, जिससे कि जो उसके प्रति जो रुझान है वो और अधिक होता है और वो उन समस्याओं को, उस कार्य को अच्छे से कर सकता है अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के आधार पर और अपने दैनिक जीवन से उसको जोड़कर रख सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो अधिगम है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। संस्कृत शिक्षण में निबंध लेखन
कहानी लेखन इत्यादि में यह विधि महत्वपूर्ण है। यानी निबंध लेखन, कहानी लेखन जब उससे करवाया जाए तो उसे ऐसे विषय दिए जाएं जिनसे वो अपने दैनिक जीवन से उन विषयों को जोड़ते हुए अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति वहां पर दे सके, उपस्थित कर सके। नेक्स्ट है दल शिक्षण या टीम टीचिंग, इसको बोला जाता है। डेविड वार्विक के अनुसार दल शिक्षण शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों, दक्षताओं को एकत्रित करके और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर टीम टीचिंग यानी एक विषय के ऊपर कई सारे टीचर जो हैं या कई विशेषज्ञ जो हैं वो अपनी अभिरुचियों और अपने अपने स्रोतों के आधार पर, अपनी अपनी दक्षताओं के आधार पर विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। यदि हम जैसे विज्ञान की बात करते हैं तो एक टीचर है वो व्याख्या करने में एक्सपर्ट है, उसको अपने विषय की जानकारी है, एक डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से कर सकता है। तो इस प्रकार यदि संस्कृत की बात करें तो एक शिक्षक है वो संस्कृत का उसका उच्चारण बहुत अच्छा है तो वो उच्चारण कर सकता है, एक गाता अच्छा है, उसका स्वर अच्छा है तो वो स्वर वाचन कर सकता है इत्यादि। इस विधि का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन व हार्वे द्वारा किया गया। तो टीम टीचिंग यानी कई विशेषज्ञों द्वारा एक विषय वस्तु को अपनी अपनी अभिरुचियों और दक्षताओं के आधार पर स्पष्ट करना। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम या सुपरविजन अप्रोच। पर्यवेक्षण शिक्षण उपागम वह शिक्षण उपागम है जिसके द्वारा छात्र अध्यापक के कुशल निरीक्षण तथा निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा विषय को समझने और उसमें कुशलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस विधि में अध्यापक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, यानी दोनों की भूमिका होती है। अध्यापक निर्देशन प्रदान करते हैं और जो छात्र है वो शिक्षक के निर्देशन में अपने विषय को समझने का प्रयास करता है, स्वाध्याय करता है और कुशलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है अभिक्रमितानुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इस विधि के प्रणेता B.F. स्किनर है। अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया है और प्रायः इसके द्वारा किसी विद्यार्थी को उसकी परिचित पृष्ठभूमि से संप्रत्ययों, प्रनियमों और बोध के एक जटिल और नवीन स्तर पर लाया जाता है। अर्थात देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है, वही बात है कि जो हम शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ऐसी पदों की क्रमिक श्रृंखला है जिसके द्वारा किसी विद्यार्थी को उसकी परिचित पृष्ठभूमि और संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, जिन कॉन्सेप्ट से वो ऑलरेडी परिचित है, जिन नियमों से वो ऑलरेडी परिचित है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उस अवबोध के आधार पर हम उसको धीरे धीरे जटिल अवबोधों पर या नवीन स्तर पर लाते हैं। एकदम से हम उसको कठिन विषय प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि उसकी परिचित विषय वस्तुओं से, उसके परिचित संप्रत्ययों से धीरे धीरे उसको अज्ञात विषय की ओर लाया जाता है। इसमें विद्यार्थी स्वगति से स्वाध्याय में अग्रसर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो सीखने की गति होती है वो दूसरे से भिन्न होती है। तो इसमें बालक अपनी ही गति से सीखता है। बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात होने से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक द्वारा पुनर्बलन प्राप्त होता है, तुरंत उसको रिजल्ट प्राप्त होता है। ये देता कौन है? एज अ टीचर एक उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको निर्देशित करे। तो उसको यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हाँ मेरा इसमें इस कार्य में ये त्रुटि रही, तो वो उस चीज़ को तुरंत करने का प्रयास, दूर करने का प्रयास करेगा और यदि उसने अच्छा किया है तो उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है, जिससे वह आगे सीखने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शिक्षण उपागम है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। निदान करना यानी किसी चीज को पहचानना, ठीक है। तो नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा व कितना भाग छात्र ने सीखा है तथा कितना भाग सीखने में असमर्थ रहा है। यानी कि जो छात्र की उपलब्धियां हैं और अनुपलब्धियां जो हैं उनको पहचानना,
यदि एक लाइन में हम कहें तो छात्र की उपलब्धियों और अनुपलब्धियों को पहचानना, उसकी त्रुटियों को पहचानना। नेक्स्ट है फिर उपचारात्मक शिक्षण। अब जब हमने पहचान लिया किसी कमियों को, किसी की त्रुटियों को जब हम पहचान जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे चिकित्सा शास्त्र से ये शब्द आया है, चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत यही है। सबसे पहले कोई जब बीमारी होती है या कोई डिजीज है तो उसको सबसे पहले निदान किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण के भाषा में जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वाचन में समस्या आती हैं, कई बार बालक उच्चारण नहीं कर पा रहा है, उच्चारण है या वाचन है, लेखन में इसके कुछ दोष हैं, तो उनको पहचानना, उसके कारणों को पहचानना और उनको दूर करना। तो इस तरीके से सबसे पहले समस्याओं का निदान करना और उनका उपचार करना। नेक्स्ट है आपका संग्रंथन उपागम या संरचनात्मक उपागम। जो ये उपागम है संग्रंथन उपागम, इसका प्रयोग भाषा शिक्षण के अंतर्गत विशेषतः देखा जाता है। आधुनिक युग के भाषा शिक्षण में वर्णों और शब्दों के स्थान पर शिक्षा शास्त्रियों ने वाक्यों को अधिक महत्व दिया है। इस उपागम को वाक्य घटना उपागम भी कहा जाता है। भाषा हमारे शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली और केंद्रीय उपकरण है, अर्थात इस उपागम के अंतर्गत भाषा की संरचना पर अधिक कार्य किया जाता है, जिससे छात्र भाषा के विभिन्न कौशलों में कुशल हो सकें और विचाराभिव्यक्ति करने में समर्थ हों। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इस उपागम के माध्यम से हम एक जो भाषा की जो संपूर्ण संरचना है उस पर विशेष जोर दिया जाता है। जैसे हम एक एक शब्द को तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पूर्व हम एक पूरी वाक्य रचना पर हम विशेष जोर देते हैं और फिर उसके अंतर्गत उसके बाद हम वर्ण और शब्द और वर्णों की बात करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति जो है हमारी वो स्पष्ट कब हो सकेगी, संपूर्ण वाक्य रचना के रूप में। तो हम यहाँ पर भाषा शिक्षण में संपूर्ण वाक्य की रचना, वाक्य की शुद्धि, वाक्य के प्रयोग पर अधिक बल देते हैं और उसके बाद हम शब्द और वर्ण की बात करते हैं। इसके अंतर्गत एक उपागम आपका और था कंप्यूटर आधारित उपागम। तो इस कंप्यूटर आधारित उपागम के अंतर्गत जितनी भी हमारी जो विषय सामग्री है, व्याकरण है, गद्य है, पद्य है, उनको हम कंप्यूटर की जो नई टेक्निक्स आ रही हैं या नए सॉफ्टवेयर्स हैं उनके द्वारा कैसे पढ़ाया जाए, ये उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम शिक्षण को, संस्कृत शिक्षण के प्रति कई बार अरुचि देखी जाती है, तो हम उस संस्कृत शिक्षण को कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार रुचिपूर्ण बनाएं, ये आपका कंप्यूटर आधारित शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो आज हमने अपने इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण के जो नवीन उपागम थे उनके विषय में चर्चा की। धन्यवाद।